हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर बताएंगे। बताए थे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ था। जो एटॉमिक मॉडल था, सबसे पहले डाल्टन साहब का जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो गलत हो गया था। उसके बाद डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, फिर उसके बाद लोग ये जानने का कोशिश किए कि जब EPN पता चल गया तो अब एटम होगा कैसा। सबसे पहले जे थॉमसन से पूछा गया था कि सर ये एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते होंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि हम लोग आज एटॉमिक मॉडल पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कोशिश जो एटॉमिक मॉडल देने का था वो जे थॉमसन का था, और उनको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते उपाधि मिला, बोला गया सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने बताया कि एटॉमिक मॉडल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और न्यूट्रॉन उसके चारों तरफ कवरिंग की तरह काम करता है। ऐसा लिखा गया। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होगा, ऐसे देखा जाए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह से था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो उसको चारों तरफ से कवरिंग करेगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एन एटम मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक एटम है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनटू व्हिच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मतलब स्फीयर हो गया पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन उसमें चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये कॉन्सेप्ट था उसमें। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इक्वली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जब होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर रूप से होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के चलते ये इन्होंने मॉडल दिया। और ऐसे तो कहानी बहुत सारा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल को लेकर के, कि वो शायद उस समय तरबूज खा रहे थे, वो देखे होंगे कि स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल होने का कंसेप्ट कैसे हुआ, मतलब ये दिमाग में आया कैसे होगा कि ये स्फेरिकल है। उन्होंने इसका कोई एविडेंस नहीं दिया, इसीलिए तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं किया। स्फेरिकल होने का कोई सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने दिमाग लगाया कि अर्थ गोल है, मून गोल है, उसके बाद जो सेब गोल है, तरबूज गोल है, तरबूज ही क्यों ले रहे हैं, ऐसे और भी फल बहुत सारे हैं जो गोल है। और जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो एक नेचर में एक रूल है कि जो स्फेरिकल शेप होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ तक कि वाटर का ड्रॉपलेट भी जो होता है स्फेरिकल होता है। जो वर्षा का बूंद आता है वो भी क्या होता है, स्फेरिकल शेप में आता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप होना उसको ज़्यादा स्टेबल माना गया है थॉमसन के हिसाब से। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो एटम भी जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो इस लॉजिक के आधार पर उन्होंने कह दिया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब इस तरह से यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से, जैसे 3D में होता है। स्फेयर जो होगा तो वो तो 2D में होगा नहीं, स्फेरिकल। इसलिए 3D में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ एक तरबूज है, ठीक है, तो तरबूज में पॉजिटिव चार्ज, जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो सीड्स इसमें देख रहा है जो ब्लैक कलर का है, उसको क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन। तो आप देख के समझ सकते हैं ये पूरा स्फेयर पॉजिटिव चार्ज का है और उसके अंदर निगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड है। और ये जो आप ऐसा समझ सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि जो हरा वाला पार्ट, जो छिलका है इसका, जो कवरिंग है, उसको आप न्यूट्रॉन मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया था थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का। तो इसी मॉडल को सबसे पहला एटम बहुत लोग मान रहे थे, ऐसा नहीं कि इसको नहीं मान रहे थे। अब इस तरह से जो बीज इसमें एम्बेडेड है, इसलिए इसका नाम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया गया, ठीक है। चलिए, अब इसमें ड्रॉबैक क्या था, बाद में चल के उस समय तो लोग मान लिए इसको कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि इस तरह का एटम होता होगा, लेकिन इसका एविडेंस तो कुछ नहीं था। कोई एक्सपेरिमेंट करके तो इसका प्रूफ नहीं दिया गया था कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो काफ़ी लोग उस समय मान लिए, लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होता गया और इसका इंक्वायरी जब हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ,
तो ये एक्सपेरिमेंट में फिट नहीं आ रहा था। वो उसमें जो एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जिस तरह से बताया गया है एटम का स्ट्रक्चर कि ऐसा है, वैसा उस एक्सपेरिमेंट में हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और तो और इसके जो स्टेबिलिटी है इसको भी नहीं बता पाए, इसके स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाए। बस सिंपल यही था कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी जस्ट आपको बताया गया था वाटरमेलन मॉडल में ही इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से सीड इसमें है उस तरह से यहाँ पर ये है, और ये वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, वाइब्रेट करते रहता है। तो इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया था। और ये उतना स्टेबिलिटी को ये बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जब नहीं पता चल पा रहा था, एग्जैक्ट इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चल के आप देखिएगा कि एक रदरफोर्ड साहब आए हैं। ठीक है, अभी तो थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, तो रदरफोर्ड ने देखा कि अगर ये मॉडल सही है तो मैं इस पर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और वो इसमें ये आना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है तो फिर हम उसमें, उन्होंने क्या किया था कि एक अल्फा रे पास करवाया था, क्योंकि बहुत सारा रिफ्लेक्शंस आने चाहिए, जो कि इसमें फेल हो गया था। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि उनके थ्योरी पर जो होना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। तो ये थ्योरी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, कुछ ही समय के बाद इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो थॉमसन ने सबसे पहला प्रयास किया एटम का मॉडल को देने का, ये फेल भी हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ को हटा दिया गया। उसके बाद फिर रदरफोर्ड साहब ने अपना एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डेवलप किया। चलिए उस चीज़ को देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इनका मकसद क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटो आप देख सकते हैं, यही है रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए अल्फा रे क्या होता है, अल्फा रे होता है हीलियम पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज He++, और जानते हैं वो रेडियो एक्टिव होता है। और एक और भी बात जान लीजिए कि रेडियो एक्टिव जो होता है वो हार्मफुल होता है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे बॉडी से नहीं होना चाहिए, काफ़ी तरह का परेशानी शुरू हो जाता है और वो बॉडी को हार्म पहुंचाता है। तो इसीलिए आगे चल के हम आपको बताएंगे कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट हाई एनर्जी स्ट्रीम, अब हाई एनर्जी स्ट्रीम तो रेडियो एक्टिव ही होगा ना, नॉर्मल लाइट में तो कोई हाई एनर्जी होता नहीं है, तो रेडियो एक्टिव जो होता है उसमें क्या होता है, हाई एनर्जी स्ट्रीम होता है, जिसे हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स होता है, अल्फा पार्टिकल्स का एक रे होता है, निकलते रहता है उसमें से, स्वतः विखंडित होते रहता है फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स एट अ थिन शीट। मतलब रेडियो एक्टिव निकला, उसको एक गोल्ड फॉइल, उसका थिकनेस जो था वो 100 नैनोमीटर का थिकनेस था। गोल्ड ही क्यों लिया गया? देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है कि गोल्ड ही क्यों लिया गया। देखिए गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको आप जितना पतला चाहे उतना पतला आप उसको बना सकते हैं। पतला से मतलब थिन से क्या मतलब है, मोटा होगा तो क्या होगा? देखिए मोटा होगा तो काफ़ी सारे एटम पर वो पड़ेगा, तो हमें चाहिए एक एटम का इंफॉर्मेशन, तो जितना पतला होगा तो वहाँ पर डेंसिटी एटम का उतना कम होगा। ठीक है, तो मेरा जो माइक्रोस्कोपिक भी होगा वो बहुत अच्छा आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो यही वजह था कि 1000 नैनोमीटर जो कि काफ़ी थिकनेस में कम होता है, जितना पतला से पतला गोल्ड फॉइल है उसको आपको लेना चाहिए। और वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स को दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये सब तो लिखने का बात है, सब लोग जानते हैं। रे आएगा, गोल्ड फॉइल से टकराएगा, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक राउंड सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, रोटेटिंग स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग है। क्यों है जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों है? क्योंकि जैसे ही रे उस पर पड़ेगा तो वहाँ पर वो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस, फ्लोरेसेंट का मतलब वो चमकेगा, ताकि पता चलेगा कि रे यहाँ आया है, कहाँ कहाँ आया है, डिटेक्ट करने का। वो डिटेक्टर भी कहते हैं उसको हम लोग, जिंक सल्फाइड प्लेट को चारों तरफ लगाया हुआ है। उसके बाद उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे कि ये गया तो किसी एटम से टकराया वगैरह वगैरह, सारा चीज़ एक एनिमेशन के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। और
ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए जे थॉमसन, इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था एटॉमिक मॉडल देने का, जो अभी आप प्लम पुडिंग मॉडल आप कर रहे थे, तो ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जो एटॉमिक मॉडल को दिए। दूसरा प्रयास रदरफोर्ड साहब का है, अभी जस्ट फोटो आप देख रहे थे रदरफोर्ड साहब, तो रदरफोर्ड साहब ने दूसरा प्रयास किया है, बाद में बोर्ड साहब जो हम वो बात करेंगे। यही इनका एक्सपेरिमेंट था कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये प्लेट है, इसे फाइन होल किया गया है, गोल्ड फॉइल यहाँ है, राउंड सर्कुलर स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जिंक सल्फाइड कोटेड है, ठीक है। अब एक बॉक्स में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या करते हैं, रखते हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, उसका लाइट वहाँ से निकलता है, और वो क्या है कि लाइट बीम तो बहुत मोटा होगा ना, ताकि उसके एटम को भेद सके, तो लाइट यहाँ से जब निकलेगा, लाइट नहीं रेज, अल्फा रेज, अल्फा रे अभी जस्ट बताया कि वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक होता है तो बॉडी पर फॉल नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको एक बॉक्स में रखा जाता है और उसके सामने एक पिन होल का एक सब्सटेंस रखा जाता है, ताकि ज़्यादा रे नहीं कुछ कम रे निकल सके वहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमेशा हमें एक बॉक्स के अंदर, इसको लेड बॉक्स के अंदर इसको रख दिया जाता है। अब इसमें से क्या होगा, रेडियो एक्टिव है तो डिसइंटीग्रेट होगा, इसमें से रेज बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जब इसका रेज इस पॉइंट से होकर के जब बाहर निकलेगा तो सामने एक स्लिट लगा हुआ है, स्लिट बोलते हैं उसको, उस स्लिट में क्या होता है, छोटा सा होल होता है, तो ज़्यादा रे आया, ये यहाँ से छांट करके थोड़ा सा रे भेजता है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है एक गोल्ड फॉयल से, आप देख सकते हैं ये गोल्ड फॉयल है 1000 नैनोमीटर का। अब यहाँ पर ये स्कैटरिंग होता हुआ आपको दिखेगा, ये स्कैटरिंग देखिए, ये जिंक सल्फाइड के कारण ऐसा चमक रहा है। तो थॉमसन का अगर एटॉमिक मॉडल सही होता तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शंस आने चाहिए था, क्योंकि उसने कहा था, उन्होंने कहे थे कि पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होता है, तो पॉजिटिव जब होगा तो बहुत सारा रे जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कुछ रे सीधा पास कर रहा था, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड था, और कुछ रे था जो थोड़ा एंगल से डेविएट हो रहा था, हालांकि इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अभी आपको देखने को मिलेगा, और कुछ रे ज़्यादा एंगल से डेविएट हो रहा था, और कुछ लाइट जब जा रहा था तो रिबाउंड हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, रिबाउंड अपने पार्ट का। अब उसका जब जूम कीजिएगा तो जूम करने के बाद जो इसका माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, देखेंगे कि वो किसी न किसी एक एटम को ले लेते हैं। एक एटम पर क्या था, ये अभी जो आता हुआ आप देख रहे हैं, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू ए स्ट्रेट, काफ़ी सारा अल्फा रे क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, लेकिन कुछ क्या हो रहा है कि किसी एंगल से डेविएट, ये देखिए पार्टिकल्स आएगा, इस एंगल से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। और तो दो तरह का पार्टिकल्स मिला, एक पार्टिकल्स ऐसा होगा जो आएगा तो रिबाउंड होगा, इसे टकराएगा, टन से वापस हो जाएगा। तो देखिए तीन तरह का फेनोमेना यहाँ पर देखने को मिला, एक जो सीधा गया, एक जो कुछ एंगल से गया, और एक पार्टिकल्स जो है वो आता है और रिबाउंड हो जाता है। ऐसा बहुत कम था, आया और यहाँ से क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। इसी का एक देखिएगा पिक्चर आप बनाते हैं, कॉपी में एक सर्कल दिखाते हैं, ये इसी में आप देखिएगा जो सीधा चल गया मतलब किसी से नहीं टकराया, कुछ एंगल से डेविएट हो गया, और जो रिबाउंड हो गया। अब यही रदरफोर्ड का पूरा फुल एंड फाइनल एक्सपेरिमेंट है जो आपको देखने को मिल रहा है, और इसी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद इस चीज़ का पता चला कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो वैसा नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। ऐसा होता तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो हुआ क्या, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया कि जो मासिव पार्ट है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बिल्कुल उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। तो जो हेवी पार्ट उसके अंदर है, जिससे रिबाउंड हो रहा है, जिससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस हेवी पार्ट को, हालांकि साइज में काफ़ी छोटा है, उस हेवी पार्ट को, जो पॉजिटिव पार्ट है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, वो बीच में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे सन न्यूक्लियस हो गया और प्लैनेट इसके चारों तरफ देखिए कि क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसको हम एक तरह से प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। जो रदरफोर्ड के द्वारा जो मॉडल दिया गया हुआ है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लैनेटरी सोलर सिस्टम जो होता है, प्लैनेटरी मॉडल भी इसको हम कहते हैं। तो जो सेंटर है वो न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब का जिस तरह से जे
थॉमसन का एक डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन आया, उसी तरह से रदरफोर्ड के डिस्कवरी में जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन अपना जहाँ तहाँ इस तरह से घूमते हुए दिखाया गया है। देखिए यही इसका ड्रॉबैक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ घूम रहा है। नील बोर ने आगे चल के इस पर ऑब्जेक्शन लगाया है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ नहीं घूमेगा, जहाँ तहाँ घूमेगा से वो क्या होगा कि एनर्जी उसका लॉस होगा और अंतिम में जाके देखिए कि ये टकरा जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस में एनर्जी खत्म होगा। तो ये ड्रॉबैक इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं तो अभी आपने एक एनिमेशन के द्वारा अभी देखा कि किस तरह से अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डेवलप किया गया। अब इसी का अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये सर्कुलर है जो अभी आप देख रहे थे, पार्टिकल्स अल्फा रे यहाँ से आ रहा था हीलियम प्लस प्लस का, वो यहाँ पर थिन स्लिट नहीं लगाया गया है, आप लगा सकते हैं। गोल्ड फॉइल से टकराएगा, स्कैटरिंग होगा और इसके बाद ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन करने के लिए माइक्रोस्कोपिक व्यू का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो इसी तरह से एक एटम बनाएंगे जिसमें ये दिखाएंगे कि कुछ लाइन सीधे निकला है, मेजॉरिटी है इसका अल्फा रे का, और कुछ फ्यू रेज, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसका है जो पूरा पूरा निकल जाता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू स्ट्रेट, तो मेजॉरिटी उसी का रहेगा। कुछ रे जो होता है, कुछ रे 12,000 में से एक आध रे ऐसा लोग कहते हैं कि ये अपने एंगल से डेविएट हो जाता है, और कुछ तो अब बहुत सारा अपना एंगल से डेविएट होता है, ज़्यादा एंगल से डेविएट होता है, और रिबाउंड को इस तरह से घुमा दिया गया। तो ये इसका कंप्लीट पिक्टोरियल डायग्राम है जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को दिखाता है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी इन एटम। क्यों? क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जो अल्फा रे था वो सीधा निकल गया, मतलब वो किसी से टकरा नहीं रहा है। कुछ होता तब तो टकराता ना, सीधा निकल गया मतलब एटम के अंदर हेलोस्फीयर है, हेलोस्फीयर में तो खाली जगह बहुत है, क्योंकि कुछ होता तो टकरा जाता, रिबाउंड होता, जो हो नहीं रहा है। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू स्ट्रेट, इसका मतलब कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कहते हैं कि कुछ रे डेविएट कर गया स्मॉल एंगल से और कुछ किया लार्ज एंगल से। अच्छा, डेविएशन को समझिए कि ये डेविएशन है क्यों। हीलियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हीलियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और कोई पॉजिटिव चार्ज अगर जाए और कहीं से डिफ्लेक्ट हो जाए, इसका मतलब या तो टकराएगा, नहीं तो उसको कोई धकेल रहा है। तो हीलियम जो है पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और वो अगर किसी सिस्टम के पास जाने से वो दूर जाता है, इसका मतलब कि रिपल्सन हो रहा है। और जब रिपल्सन हो रहा है तो अगर हीलियम पॉजिटिव चार्ज का है तो इसका मतलब वो जो चीज़ है सेंटर में वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, और उसका साइज क्या है? छोटा। क्यों? क्योंकि कुछ ही रे इस तरह से जा रहा था, बहुत रे नहीं जा रहा था, बहुत रे तो सीधा जा रहा था, कुछ रे डेविएट हो रहा था। और तो और अगर तीसरा लाइन आप देखिएगा जो इसमें लिखता है कि 20,000 में से एक रे अपने रास्ते पर बैक हुआ, इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत छोटा साइज होगा। अगर बड़ा साइज होता तो बहुत सारा रे जाकर वहाँ टकराता, अगर छोटा साइज है मतलब कुछ रे जाएगा, टकराएगा और वो अपने रास्ते पर, मतलब टकरा करके वापस होने का क्या एक्सप्लेनेशन है कि टकरा रहा है और वापस हो रहा है। इसका मतलब कि इतना हार्ड चीज़ है कि अल्फा रे उसको भेद करके निकल नहीं पा रहा है। वो चीज़ वहाँ पर काफ़ी हार्ड है, सॉलिड है। एक तो वो छोटा है, वेरी स्मॉल, और वो क्या है? बहुत ही हार्ड है। तो ये कहा गया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर जाएंगे। और एक चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे कभी कभी न्यूक्लियस का एक साइज का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, या एटम के रेडियस के साइज का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो न्यूक्लियस का साइज का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में देखिएगा 10⁻⁻13 आने लगता है। ये तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, अभी मीटर में लिखा हूँ, आप अगर एग्जाम में है तो सेंटीमीटर में भी वो पूछ सकता है, तो आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, और एटम का जो रेडियस होता है, तो एटम का रेडियस क्या है? 10, उसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है साइज का वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होगा, और एटम का जो साइज का ऑर्डर होगा रेडियस का वो होगा 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होगा। और सेंटीमीटर में आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 और यहाँ पर चला जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ऐसा आ जाएगा। तो दोनों को मिला करके मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है पूरा एटम के तुलना में काफ़ी क्या है? छोटा है।
न्यूक्लियस का साइज एटम के तुलना में क्या है, काफ़ी छोटा है। तो दोनों का दोनों का क्या है कि एक डायमीटर ऑफ ए और डायमीटर ऑफ ए मतलब क्या, एटम, और एन मतलब क्या, न्यूक्लियस। तो डायमीटर, एटम का डायमीटर बाई न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो क्या है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के फॉर्म में है। तो उसका एक रेशियो जो आता है 10⁵ आता है। तो इतना वेरिएशन होता है दोनों के साइज में। तो ये चीज़ तो याद रखने वाला है, MCQs क्वेश्चन इस पर काफ़ी सारे पूछ सकते हैं। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप देख सकते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसंट्रेटेड इन सेंटर, जिसको कि रदरफोर्ड ने उस सेंटर का नाम क्या रखा था, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने उस सेंटर का क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियस। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के पहले न्यूक्लियस कोई नहीं जानता था, ठीक है। जिस तरह से जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के पहले इलेक्ट्रॉन कोई नहीं जानता था। तो न्यूक्लियस वर्ड इसी एक्सपेरिमेंट से आया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कहीं भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यही था रदरफोर्ड का मॉडल। तो पूरा मास जो होगा उसमें पूरा मास कहाँ पर होगा, सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक मॉडल है, देखिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस। ये अपना जहाँ तहाँ घूम रहा है। हालांकि इस मॉडल में भी थोड़ा सा परेशानी है, एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या है, और ये 3D नहीं है जो आप देख पा रहे हैं। रियल में जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एक प्लेनर मॉडल है। जिस तरह से सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ये उसी तरह का मॉडल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये एक प्लेनेटरी मोशन है। जिस तरह से मान लीजिए ये अर्थ है और ये अगर सन है तो घूम रहा है बिल्कुल उसी तरह से। बट इस तरह का मॉडल नहीं ऑब्जर्व किया गया। जो आगे नील बोर साहब थे उन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि जिस तरह का मॉडल आप बता रहे हैं ये बिल्कुल वैसा नहीं है। क्योंकि एक आदमी का नाम आप याद रखिएगा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के बारे में चर्चा की है कि जब भी कोई पार्टिकल्स मूव करता है, चलता है, तो उसका एनर्जी लॉस होता है, एक्सेलरेट होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब तो कोई बात ही नहीं था। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि एक्सेलरेटेड होता है। अब एक्सेलरेटेड होगा मतलब कि उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, वर्क हो रहा है वहाँ पर। एनर्जी जब लॉस होगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब आएगा, और जब धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब आएगा तब तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और एटम का जब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, नहीं होगा, तो फिर मैटर कहाँ से होगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे परेशानी इस तरह के मॉडल में देखने को मिले। तो रदरफोर्ड का एक ही चीज़, ये प्लैनेटरी मोशन यहाँ पर डिस्क्राइब होता है। इसी तरह का प्लैनेटरी मोशन जो है दर्शाया गया है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो वहाँ पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के थ्योरी के हिसाब से उन्होंने एक रेडिएशन थ्योरी दे रखा है। तो नील्स बोर ने कहा कि अगर ये थ्योरी सही है तो फिर रदरफोर्ड का ये मॉडल बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस सही है, न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है ये सही है, लेकिन जो पूरी बात है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ घूम रहा है, जहाँ तहाँ नहीं घूमना चाहिए। अगर जहाँ तहाँ घूमेगा तो वो एक्सेलरेटेड होगा और वो लास्ट में उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दिखाया है, देखिएगा कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता एटम के स्टेबिलिटी को। हालांकि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मैक्सवेल मतलब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने EMR का थ्योरी का खोज करा था। इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे आज के इस लेक्चर के बाद। जैसे होता है ना कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे, सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। उसके बाद फिर हम लोग EMR शुरू करेंगे। तो एनर्जी लूज करता है एवरी टर्न में, एवरी मूव में वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ, द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, देयरबाय मेकिंग द एटम अनस्टेबल। उसके बाद क्या हुआ कि इफ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस बट द एक्चुअल ऑब्जर्व, ये स्पेक्ट्रम पर दिखा गया। स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए था कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पाया गया। ठीक है, तो सीधा सीधा इतना बात आप याद रखिए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अगर चलता है, एक्सेलरेटेड होता है, उसका एनर्जी लॉस होता है, वो जाके न्यूक्लियस में चिपकता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है। थोड़ा सा एनिमेटेड करके इसको यहाँ पर आपको बताया गया है।
तो ये था रदरफोर्ड का एक फेल्योर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ पर पिक्चर भी है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हुए और वो न्यूक्लियस में जा कर के इम्पैक्ट करेगा न्यूक्लियस से, और इम्पैक्ट करने के बाद बहुत बड़ा एनर्जी उसमें से निकलेगा और उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, पहले तो कोशिश हुआ जे थॉमसन का, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हुआ, वो फेल हो गया। रदरफोर्ड ने ही कारण लगाया कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें आना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो नहीं था तो उसको डिस्कार्ड किया गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत अच्छा प्रयास किया कि एक एटम के मॉडल को समझाया जाए। बहुत हद तक लोगों ने इसको समझा भी, लेकिन वो इस चीज़ को कौन ऑब्जर्व कर रहा था, नील बोर ऑब्जर्व कर रहा था। नील बोर जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने बताया इसके बारे में कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल रहा है, जो बता दिए आप, ये चीज़ गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए रदरफोर्ड साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि न्यूक्लियस तो ठीक है, ये तो कम से कम सही बात है, बस इलेक्ट्रॉन का कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया गया। और आगे हम दूसरा लेक्चर फिर लाएंगे। अगर लगता है आपको कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करता है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बी कंटिन्यू। थैंक यू।